हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी तीसरी कविता है उसका जो दूसरा भाग था, उसकी जो दूसरे भाग का जो हमने पद्यांश 1 कर लिया था, आज जो दूसरा पद्यांश है वो आरंभ कर रहे हैं। तो इस पद्यांश में जो देव कवि हैं उन्होंने दूध से नहाई हुई जो पूर्णिमा की जो चांदनी की रात होती है उसका वर्णन किया है। किस प्रकार जो दूध से नहाई हुई जो पूर्णिमा होती है वो क्या है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और इस पद्यांश में ही कवि ने चांद और तारों की जो अनुपम छटा है उसका चित्रण किया है। तो अब इसमें से आरंभ करते हैं यहाँ से। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उददी दई दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंद। सबसे पहले तो इसका शब्दार्थ देखिए। अगर आपने शब्दार्थ अच्छी तरह समझ लिया तो आसानी से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। फटिक का अर्थ है मणि भी कह सकते हैं या संगमरमर भी कह सकते हैं। सिलानी का अर्थ होता है पत्थर। सो सुधार्यो का अर्थ होता है बना हुआ। सुधा मंदिर यानी चूने से बना हुआ मंदिर। उद्दी उद्दी यानी उद्दी का अर्थ होता है समुद्र। दधी दही के लिए प्रयोग हुआ है। को सो अधिकाय उमंगे आनंद। उमंगे का अर्थ होता है उमड़ रहा है। अमंद का अर्थ होता है जो कम न हो या अत्यधिक। तो फटकी सुलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर। फटकी यानी समुद्र से कवि का कथन है कि जो यहाँ कवि ने राधा को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। कवि का कथन है कि जो राधा का रंग महल है, यानी जो राधा का रंग महल क्या है, सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। और क्या है आगे उसमें, और उस महल में क्या हो रहा है, उददी दही दधी को सो अधिकाय उमंगे अमंद। और उस महल में क्या है, उस सफेद रंग का जो रंग महल है उसमें आनंद उस प्रकार उमड़ रहा है। किस प्रकार उमड़ रहा है, जिस प्रकार जैसे दही का जो समुद्र होता है वो ऊंची, जैसे जो दही का समुद्र है वो क्या है, ऊंची हिलोरें ले रहा हो या हमें अत्यंत आनंदित प्रतीत हो रहा हो, यानी ऊंची हिलोरें लेता हुआ प्रतीत होता है दही के समुद्र की तरह। आगे क्या कहते हैं, बाहर ते भीतर लो बित्ती न देखिए देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फर्श बन। बाहर से और भीतर से न देखिए देव, दूध को सो फैन फैलियो यानी दूध के फैन का अर्थ होता है झाग। फर्श बंद का होता है चबूतरे पर। तो यहाँ देव कवि क्या कहते हैं भी, जो रंग महल में, उस रंग महल में जो समुद्र की लहरें या दही के समान जो हिलोरें हैं वो क्या है, वो बाहर ते भीतर लो बित्ती न देखिए देव, यानी वो जो लहरें हैं वो या उस लहरों के कारण या उस सफ़ेदी के कारण जो महल है वो क्या है, बाहर से भीतर तक उस जो महल की जो दीवारें हैं वो क्या है, बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही है। दिखे यानी वो दीवारें हैं वो क्या है, बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रही है। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फर्श बंद। फर्श बंद यानी चबूतरे पर, यानी उस महल के आंगन का जो मुख्य जो चबूतरा है वो किस प्रकार लग रहा है, वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे उस चबूतरे पर क्या है, जो दूध के जो झाग होते हैं वो फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार जो दूध के झाग होते हैं वो क्या है, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उसी तरह प्रकार क्या है भी, जो वो ज्योति है या वो जो सुभरता है या जो सफ़ेदी है वो उस दूध के झाग सी उस चबूतरे पर दिखाई दे रही है। तारा सी, आगे यहाँ सी सा या सी आ जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तारा सी यानी तारों के समान। तरुणी का अर्थ होता है युवती। तामे जैसे डाढ़ी, डाढ़ी का अर्थ होता है खड़ी हुई है। झिलमिली, झिलमिली यानी झिलमिला रही है, होती होते। मोतिन, मोतिन यानी मोती, यहाँ जैसे मोतिन की ज्योति, मोती यहाँ प्रयुक्त हुआ है दांतों के लिए। मोतिन की ज्योति, ज्योति होती है प्रकाश। मिलियो, मलिका को, मलिका अर्थात बेले की जाति का एक सफेद फूल होता है जिसे मलिका कहते हैं, उसका जो मकरंद होता है, ठीक है, उसके समान। तो यहाँ जो देव कवि हैं वो क्या कहते हैं
भी उस जो भव्य जो सुंदर रंग महल है, उस रंग महल में क्या है, वो रंग महल किस तरह है, पर जो राधा है का है, जो राधा का चित्रण किया गया है भी उस भव्य और जो सफेद जो रंग महल है उसमें सफेद कालीन पर जो खड़ी हुई युवती, यानी सफेद कालीन पर खड़ी हुई जो तरुणी युवती जो राधा है वो ही क्या है, अपने ही, जिसने क्या है कि अपने ही प्रकाश से वो झिलमिला रही हो, ऐसा वो दिखाई दे रहा है। मोतीन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। आगे जो कवि हैं वो देव कवि हैं, वो कहते हैं भी राधा की जो मुस्कुराहट में क्या है, भी जो मोतियों, मोतीन का अर्थ सॉरी दांत नहीं है, जो मोतीन का अर्थ है मोतियों, भी जो राधा की मुस्कुराहट से क्या है, जो मोतियों की जो सफेद चमक है वो मिल रही है। और क्या है, और वो मलिका के फूलों की जो सुगंध की जो शुभ्रता है वो हमें दिखाई दे रही है। आगे वो क्या कहते हैं, आरसी से अंबर में आबासी उजारी लागे, प्यारी राधिका को सो प्रतिबिंब शो लगत चंद। आरसी का अर्थ होता है, आरसी का एक गोल आभूषण होता है जिससे क्या है, इसमें छोटा सा शीशा लगा हुआ होता है और स्त्रियां इसे हाथ के जो अंगूठे में पहनती है। अंबर का अर्थ होता है आकाश। आभासी यानी उसकी सुंदरता सी, सी यहाँ आ गया तो यहाँ भी उपमा अलंकार है। उजारी लागे, उजारी का अर्थ है, उजारी का अर्थ होता है प्रकाश, लगे लगती है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का अर्थ होता है छाया। सो लगत चंद यानी चंद्रमा के समान। तो यहाँ राधा का, यहाँ सुंदरता का चित्रण करते हुए देव कवि कह रहे हैं भी राजा के जो गोरा रंग है वो इतना अधिक प्रभावपूर्ण है, प्रभाव से युक्त है कि दर्पण की तरह जो चमकने वाला आकाश है, आरसी से अंबर यानी जो दर्पण की तरह जो चमकने वाला आकाश है, उस आकाश में वो जो प्रकाश है उजारी लागे, यानी वो आकाश में, उस आकाश चमकने वाले आकाश में, दर्पण की तरह चमकने वाले आकाश में प्रकाश फैला रही है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, किस तरह प्रतीत हो रहा है, मानो जो चंद्रमा क्या है, प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो, यानी चंद्रमा भी क्या है, प्यारी राधिका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उस सुंदरता में। और चंद्रमा जो है वो क्या है, राधा के गोरे मुख के समान चमक रहा है। इसीलिए क्या है, राधा का गोरा रंग संसार में सभी वस्तुओं की सुंदरता का या उसकी ज्योति का कारण बताया गया है। थोड़ा सा इसका शब्दार्थ मुश्किल है, पर आप अच्छी तरह समझोगे तो आसानी से इसकी व्याख्या को पर आधार पर दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न, कवि है कविता का नाम ऊपर दिया गया है। पद के अनुसार भवन में किसकी तरंगों का अपार आनंद उमड़ रहा है, तो उसमें क्या है, जो दही के समान समुद्र सी तरंगों का आनंद उमड़ रहा है। आंगन और फर्श पर चांदनी किस प्रकार फैली हुई थी, आंगन और फर्श पर दूध के जहाग के समान जो चांदनी है वो फैली हुई थी। राधा में किसकी ज्योति और सुगंध फैली हुई थी, तो राधा में क्या है, मोतियों की जो चमक है और जो मलिका की जो सुगंध होती है वो मिली हुई है राधा की ज्योति में। आकाश कैसा प्रतीत हो रहा है पठित पद्यांश में, तो आकाश में क्या है भी आईने के समान स्वस्थ और बिल्कुल ही स्वस्थता से परिपूर्ण दिखाई दे रहा है। आगे, चांद की तुलना राधा से ही क्यों की गई है, तो चांद की तुलना राधा से इसलिए की गई है क्योंकि जो आकाश में चांद जो असंख्य तारों के बीच अकेला होता है, जिसकी चांदनी में क्या है भी जो सारा आकाश नहाया हुआ सा लगता है, इसमें क्या है अनेक प्रकार जो गोपियों के बीच में जो राधा का सौंदर्य है वो क्या है अलग ही दिखाई देता है। तो यानी जो राधा होती है वो सबसे अलग ही नजर आती है, इसलिए कवि ने क्या है चांद में राधिका के जो प्रतिबिंब है उसकी कल्पना की है। आगे आपको इस कविता में किस समय का चित्रण किया गया है, तो रात्रि के समय का चित्रण किया गया है। भाव सुंदर स्पष्ट करना है। इस काव्य में जो कवि है वो क्या कहना चाहते हैं, तो इस काव्यांश में कवि ने जो पूर्णिमा की चांदनी होती है उसका वर्णन किया है। भी आकाश की चांदनी से नहाया हुआ, आकाश को क्या है चांदनी रात में नहाया हुआ दिखाया गया है और वो राधा की सुंदरता के समान क्या है चमक रहा है। चांदनी रात की आभा से क्या है कवि ने राधा की जो अपार सुंदरता है उसका चित्रण किया है और उसकी सुंदरता से मानो क्या है भी जो चांद ने भी जो सुंदरता प्राप्त की हो, ऐसा कवि को लग रहा है। आगे हैं
इस पद्यांश इस कवित्त में निहित शिल्प सौंदर्य बताना है, यानी क्या क्या प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा है, किस प्रकार की शब्दावली है। तो तत्सम शब्दावली प्रयुक्त है इस संपूर्ण कवित्त में। अलंकार उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। मिलियो मलिका, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो 2 अलंकारों का प्रयोग है प्रमुख रूप से। श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण है इसमें। माधुर्य गुण संपन्न है। भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है। तो ये इसका शिल्प सौंदर्य है। आगे है भाषा की विशेषताओं का वर्णन करा है, सिर्फ आपको भाषा की विशेषताएं बतानी है। तो भाषा क्या है, इसमें जो कवित्त है वो शुद्ध ब्रज भाषा शब्दावली है, उसमें लिखा गया है। साथ में ही संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं भाषा के कुछ जटिल शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा में रोचकता उत्पन्न करने का भी प्रयास किया गया है। तो ये भाषा की विशेषताएं हैं। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं ये आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं और अच्छी तरह लर्न करने हैं, याद करने हैं।